वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे को आपकी एक हेल्प चाहिए। मेरा पिछला वीडियो जो मैंने अब्दुल सुभाष केस पर बनाया था वो एज स्ट्रिक्ट हो गया है। उस वीडियो की रीच बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मैंने बड़ी मेहनत से रिसर्च करके 20 मिनट की डिटेल वीडियो बनाई थी, पर वो मेहनत बेकार हो गई क्योंकि यूट्यूब अब उस वीडियो को किसी और को सजेस्ट ही नहीं कर रहा। इस वजह से मेरा मन बिल्कुल उड़ गया था वीडियोस बनाने से, इसलिए 10 दिन से इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रही थी। अब मैंने बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाई है, तो मैं चाहता हूँ कि इंगेजमेंट के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कुछ कमेंट कर दो ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और आगे पुश करे। अब केस पे आते हैं। 16 मई 2008 फ्राइडे का दिन था। भारती मंडल, जो कि एक काम वाली बाई है, सुबह 6 बजे तलवार्स के घर पर काम करने के लिए गई। उसने घर की घंटी बजाई पर कोई भी बाहर नहीं आया। अब नॉर्मली ऐसा होता था कि हर बार घर का नौकर हेमराज बाहर आकर दरवाज़ा खोलता था क्योंकि तलवार सो रहे होते थे, पर उस फ्राइडे की सुबह वो दरवाज़ा खोलने नहीं आया। तीसरी बार बेल बजाने पर नुपुर तलवार उठ गई और दरवाज़ा खोलने आई। नुपुर ने पहले वुडन डोर खोल दिया, पर वहाँ टोटल 3 दरवाजे थे अंदर घुसने के लिए। अब अगर मैं उस घर की एंट्रेंस की बात करूँ तो उनके घर की एंट्रेंस ऐसी थी कि उसमें 3 दरवाजे थे। पहला सबसे बाहर वाला ग्रिल, जिसको धक्का देकर खोला जा सकता था। दूसरा था मिडिल डोर, जिसको खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत होती थी। तीसरा वुडन डोर, जो कि सेल्फ लॉकिंग था। जो मिडिल वाला डोर था उसके बाजू में एक और डोर था जो कि हेमराज के कमरे के लिए खुलता था, पर हेमराज जब से मूव हुआ था उसने कभी उस दरवाजे को यूज़ ही नहीं किया। वो अंदर बाहर आने के लिए वुडन वाला दरवाज़ा यूज़ करता था। नुपुर ने फिर हेमराज को आवाज़ लगाई, पर वो नहीं आया। फिर नुपुर ने कहा कि हेमराज कुछ लेने गया होगा, जब वो आ जाएगा तब अंदर आ जाना। पर भारती को और भी घरों में काम करने जाना था, तो फिर उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि नुपुर बालकनी से चाबी नीचे फेंकेगी और भारती नीचे जाकर चाबी उठा लेगी, फिर ऊपर सेकंड फ्लोर पे आकर ताला खोल देगी। जब भारती नीचे जा रही थी तब नुपुर ने हेमराज को कॉल लगाया, पर हेमराज का फ़ोन लगते ही कट हो गया। नुपुर ने चाबी फेंकी और फिर वो अंदर चली गई। भारती ने वापस आकर देखा कि जो दरवाज़ा था वो लॉक नहीं था, उसको बिना चाबी के खोला जा सकता था। मिडिल ग्रिल बस लैच से अटकी हुई थी, ना कि उसमें लॉक लगा था। भारती अंदर आई और उसने सुना कि तलवार रो रहे थे। नुपुर तेज़ चलते हुए भारती के पास आई और उसे पकड़कर आरुषि तलवार के कमरे में ले गई, जो कि उनकी बेटी थी। उसने देखा आरुषि की बॉडी उसके ही रूम के अंदर मरी हुई पड़ी थी। आरुषि के पापा राजेश तलवार रो रहे थे। नुपुर बस एक चीज़ बार बार बोल रही थी कि देखो हेमराज क्या करके चला गया, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि अगर तुम किसी को मरते हुए देखते हो तो पहला ख्याल ये आता है कि इसके साथ ये क्या हो गया। उसके बाद तुम ये सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ या ये किसने किया। पर नुपुर ने ये कंक्लूड कैसे कर दिया कि हेमराज ने ही उसका मर्डर किया है। अब ये मैंने पूरा काम वाली बाई भारती के पर्सपेक्टिव से बताया है। इसके और पर्सपेक्टिव हैं, राजेश और नुपुर तलवार का भी पर्सपेक्टिव है। फिर पुलिस ने इसको अलग तरह से देखा, सीबीआई ने इस पर और चीज़ें ऐड की, पर पुलिस की टीम या फिर सीबीआई की 2 टीम्स भी ये केस सॉल्व नहीं कर पाई। ये है आरुषि तलवार मर्डर केस। हम लोग थोड़ा तलवार फैमिली के बारे में जान लेते हैं। आरुषि तलवार का जन्म 24 मई 1994 को हुआ था। आरुषि उनकी इकलौती बेटी थी। उनके घर में 4 लोग रहते थे। आरुषि के पापा राजेश तलवार, माँ नुपुर तलवार और नौकर हेमराज। उनके घर के 3 में से एक बेडरूम उन्होंने अपने नौकर हेमराज को दिया हुआ था। एक बेडरूम आरुषि का था और एक राजेश और नुपुर का। राजेश और नुपुर दोनों डेंटिस्ट थे। उनका एक डेंटल क्लिनिक था जिसके वो 2 ही ओनर थे। ओवरऑल वो लोग फाइनेंशियली बहुत स्टेबल थे। वो अपनी बच्ची का बहुत ध्यान रखते थे। उसको जो भी चाहिए होता था वो उसको ला कर देते थे। वो दिन भर काम करके घर लेट आते थे,
उन्होंने हेमराज को आरुषि की देखभाल के लिए रखा था। हेमराज आरुषि को अपनी बच्ची की तरह ही पालता था। अब 16 मई पर वापस आते हैं। भारती ने फिर जाकर नेबर्स को बताया कि उनके घर में क्या हुआ है। भारती ने पूछा, क्या मैं घर की सफाई करूं? इस पर राजेश तलवार ने कहा नहीं, और भारती दूसरे घरों में काम करने चली गई। तलवार ने पुलिस को कॉल नहीं करा। सबसे पहले अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को इन्फॉर्म किया, जो कि बहुत अजीब था। उनकी बेटी का मर्डर हुआ और पुलिस को खबर नहीं की गई। तलवार के नेबर ने अपार्टमेंट के वॉचमैन को कहा पुलिस को कॉल करने को। पुलिस आई और उन्होंने देखा उनका घर, जो कि अब एक क्राइम सीन था, वहाँ 15 लोग पहले से ही मौजूद थे। और ये मर्डर वाली न्यूज़ सुनकर और भी नेबर्स आ रहे थे अपार्टमेंट के अंदर, और कई सारी चीज़ें छू रहे थे, और क्राइम सीन पूरा टेम्पर हो रहा था। बाद में पुलिस ने कहा कि उन्हें एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की थी, पर इतने लोग थे कि कुछ भी कलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल था, और जो एविडेंसेस थे वो ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं थे। वॉचमैन के हिसाब से 15 मई के बाद से कोई उस घर पर नहीं आया और कोई उस घर से नहीं गया। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। 8 बजे तक मीडिया वहाँ पहुँच गया था। अब आरुषि की बॉडी की बात करूँ तो आरुषि के गला बहुत डीपली काटा गया था। गले के साइड पर चोट के निशान थे, आईब्रो के ठीक ऊपर। आरुषि की बॉडी, मैट्रेस और स्कॉच की बोतल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये आइटम्स क्यों भेजे गए, ये मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। स्कॉच की बोतल में आरुषि और हेमराज के फिंगरप्रिंट्स और ब्लड मिले। मैट्रेस में आरुषि का डीएनए था। पुलिस के अकॉर्डिंग आरुषि को वहाँ नहीं मारा गया था, बॉडी को फ्रेम किया गया था, और कोई चोरी भी नहीं हुई, बस आरुषि का फ़ोन गायब था। अब आरुषि के नॉर्मल रूटीन की बात करें तो आरुषि रोज़ 1 बजे के बाद सोती थी, पर 16 मई की रात को आरुषि का एक दोस्त अनमोल ने उसको 12:12 पर कॉल किया था, जो कि आरुषि ने रिसीव नहीं किया। फिर उसने 12:30 को मैसेज किया था, जो कि आरुषि ने कभी देखा ही नहीं। अब एक पॉसिबिलिटी है कि वो जल्दी सो गई होगी, पर अगले दिन जो डिस्कवरी हुई उससे लगता नहीं कि वो सो रही थी। अब सुबह 6 बजे जब भारती मंडल आई तो क्या हुआ था मैं बता चुका हूँ। जब नुपुर और भारती मंडल का ड्रामा चल रहा था तो राजेश भी सोकर उठ गया था। उठते ही उसने देखा एक स्कॉच की बोतल डाइनिंग टेबल पर रखी हुई थी, जो कि पूरी खाली थी। राजेश ने नुपुर से पूछा कि ये किसने पिया, जिसका जवाब नुपुर को नहीं पता था। इसके बाद राजेश सीधा आरुषि के कमरे में गए और देखा कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, जो कि उसके लिए शॉकिंग था, क्योंकि वो बस एक चाबी से खोला जा सकता था, जो कि नॉर्मली नुपुर के पास होती थी। राजेश तलवार रूम के अंदर जाके देखा आरुषि की बॉडी उसके बेड पर मरी हुई हालत में पड़ी है। बेडशीट और गले पर खून के निशान है। राजेश ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, और अब तक नुपुर भी वहाँ आ गई थी, पर नुपुर ये सब देखकर कुछ देर खड़ी रही शॉक की वजह से। अब प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन ये थी कि बेटी का खून हुआ, नौकर गायब है, इसलिए हेमराज को ही खूनी समझा जा रहा था। नुपुर और राजेश पुलिस से कई बार बोल रहे थे हेमराज ने आरुषि को मारा है। उन्होंने पुलिस से 25,000 की डील भी करी अगर वो हेमराज को ढूंढ ले, पर बात फिर से यही आती है कि वो इतने श्योर कैसे थे। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उन्होंने राजेश की स्टोरी को ही सच मान लिया। पुलिस ने इनिशियल स्टोरी ये बनाई कि हेमराज ने स्कॉच की बोतल पूरी ख़त्म कर दी, जिसके बाद उसके मन में सेक्सुअल फैंटेसीज आ गई और उसने आरुषि के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब आरुषि ने रेजिस्ट करा तो उसने एक चाकू लिया और उसके सर पर मारा, फिर उसी चाकू से उसका गला काट दिया। ये होना पॉसिबल तो है, पर इसमें एक चीज़ अजीब थी कि पुलिस के दिमाग में चाकू कहाँ से आया। उनके घर में पूरे मिलाकर बस 2 चाकू थे जिनसे खाना बनता था। उनको पूरे घर में कहीं भी और कोई चाकू नहीं मिला था, तो पुलिस ने स्टोरी कैसे बनाई कि उसने चाकू से ही मारा है। क्या पुलिस हेमराज को इस मर्डर के लिए फ्रेम करना चाह रही थी? न वो तो पता नहीं। अब यहाँ से
सेम ही टाइम पर 4 अलग चीज़ें चल रही थी। एक पुलिस की कहानी जो कि हेमराज को ढूंढ रहे थे, एक नुपुर और राजेश तलवार की कहानी, एक राजेश के ड्राइवर उमेश और उसके साथ वाले लोगों की कहानी, एक फॉरेंसिक रिपोर्ट की कहानी। मैं बदल बदल कर ये सारा किस्सा सुनाता रहूँगा, पर ये सब अलग अलग जगह पर एक ही साथ हो रहा था। आरुषि की बॉडी जब पोस्टमार्टम के लिए गई तो राजेश का भाई दिनेश तलवार, ड्राइवर उमेश शर्मा और राजेश का बचपन का दोस्त चड्डा भी साथ गए थे। दिनेश ने यह कहा वो जगह पोस्टमार्टम के लिए बिल्कुल सही नहीं है। वहाँ पे ना टूल्स थे, ना वेंटिलेशन था, ना आइस चेम्बर था। तो ऐसी जगह पे पुलिस पोस्टमार्टम कैसे करवा रही थी? दिनेश तलवार ने प्रॉपर प्लेस रिक्वेस्ट करी, पर पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी। 1 बजे आरुषि की बॉडी को लाया गया, उसको आइस पर रखा गया और 4 बजे क्रीमेट कर दिया गया। राजेश तलवार बहुत ज़्यादा बोल रहा था कि बॉडी को क्रीमेट करो, जो कि सोचने वाली बात है कि उसको इतनी जल्दी क्यों थी। पर अपने डिफेंस में बाद में उसने बोला कि उसको बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि अगर बॉडी को इस स्टेट में रखा जाए तो उसको शांति नहीं मिलती। राजेश ने ये कहा कि उसने कांस्टेबल से पूछा था क्रीमेशन की बात, पर बाद में पुलिस ने कोर्ट में इस चीज़ को डिनाई कर दिया। अब पुलिस हेमराज को ढूंढ रही थी, पर वो कहीं नहीं मिल रहा था। पुलिस को जीवन शर्मा के बारे में पता चला, जो कि हेमराज का सन इन लॉ था। ऐसा बोल सकते हैं कि पुलिस ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन जीवन शर्मा के ऊपर निकाल दी। उन्होंने जीवन को मारा, उससे ये बुलवाने के लिए कि हेमराज कहाँ है, पर वो कुछ नहीं जानता था। फिर उसको और मारा, ये बोला कि उसको जेल में डाल देंगे अगर वो नहीं बताएगा। फिर उसको उनके साथ नेपाल चलने के लिए कहा, हेमराज को ढूंढने के लिए। मैं इस चीज़ के बारे में 15 मिनट तक बात कर सकता हूँ कि पुलिस ने उसको कैसे हरास किया। जब जीवन से उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो उन्होंने एक टीम बना ली थी नेपाल जाने के लिए, पर जैसे ही वो वहाँ जाने वाले थे उनको एक कॉल आया और सब कुछ बदल गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स पे आते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई और वो बहुत सरप्राइजिंग थी। पहली चीज़ ये सामने आई कि आरुषि की डेथ सर पर ब्लड क्लॉट बनने से हुई थी और गला उसके बाद काटा गया था। गला बहुत प्रिसाइज तरीके से काटा गया था, जो कि या तो एक डॉक्टर या कोई असिस्टेंट के लिए पॉसिबल था। आरुषि के ऊपर किसी ने भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। एक और चीज़ अजीब थी कि आरुषि, जो कि सिर्फ एक 14 साल की बच्ची थी, उस टाइम पर सेक्सुअली एक्टिव थी। एक और चीज़, उसको मारने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन किया गया था। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर एक और अनआइडेंटिफाइड लड़की का डीएनए भी मिला था। उसका मर्डर 2 बजे के आसपास हुआ था। ये इनिशियल रिपोर्ट थी। बाद में पता नहीं क्यों इन तीनों डिटेल्स को बार बार चेंज किया गया और जो फाइनल कॉपी थी फॉरेंसिक रिपोर्ट की, वो मिस्टीरियसली कहीं गायब हो गई, या फिर ये कहना चाहिए शायद किसी कॉन्टैक्ट वाले ने उसको गायब करवा दिया। केस के अंदर आगे चल के ये इन्फॉर्मेशन भी सामने आई थी, या कह सकते हैं ये एलिगेशंस लगाए गए थे दिनेश तलवार पर, कि दिनेश तलवार ने पोस्टमार्टम के टाइम पर अपील किया था कि पोस्टमार्टम में सेक्सुअल असॉल्ट के एविडेंस खारिज हो जाने चाहिए। जब ये पोस्टमार्टम और हेमराज की सर्च चल रही थी, उस टाइम उमेश शर्मा, जो कि उनका ड्राइवर था, उसने सोचा मैट्रेस को छत पर रख देना चाहिए क्योंकि इससे बदबू आ रही है। फॉरेंसिक टीम मैट्रेस का एक पार्ट काट कर ले गई थी, पर मैट्रेस और आरुषि के कुछ कपड़े वहीं पड़े हुए थे, जिनको कि अब छत पर ले जाना था। उमेश और उसके साथ कुछ और लोगों ने ऑफिसर से परमिशन भी ले ली थी, पर जब वो छत पर गए तो उनको पता चला वो जगह लॉक्ड है। उन्होंने चाबी के लिए पूछा पर किसी को नहीं पता था। इसके बाद उन्होंने इसको दूसरे नेबर से पूछकर उनकी छत पर रखवा दिया। एक चीज़ अजीब है, पुलिस ने घर की तलाशी तो ली पर छत पर कभी नहीं गई। अब राजेश तलवार और नुपुर तलवार पर आते हैं। पुलिस से परमिशन लेकर राजेश ने पूरे घर को साफ़ करवा दिया 3 लोगों के साथ मिलके। राजेश को ये पूरा घर एकदम साफ़ चाहिए था। वहाँ पे एक कांस्टेबल और फीमेल पुलिस इंस्पेक्टर भी थी, पर उनके मन में ज़रा भी ये ख्याल नहीं आया कि राजेश एविडेंस मिटाने का ट्राई कर रहा था।
वापस ड्राइवर शर्मा पे आते हैं। जब शर्मा आरुषि की मैट्रेस को छत पे लेकर जा रहा था तो उसके साथ और भी कई लोग थे उसके साथ। उन्होंने नोटिस किया वहाँ पर खून के छींटे हैं, साइड बार पर खून के निशान हैं और टॉप की सीढ़ी पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। डोर के हैंडल पर भी खून के धब्बे थे। जितने लोग गए थे उसमें से एक ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, दरवाजे पर खून के निशान लगे हुए हैं। फिर पुलिस ने अपनी थ्योरी बनाई कि जब तुम मैट्रेस को लेकर जा रहे थे शायद तब तुमसे खून लग गया होगा। पुलिस कभी ऊपर ही नहीं गई, जबकि अगर सिचुएशन को समझा जाए तो छत पर खून के छींटे मिलना एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हो सकती थी इस केस पर पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं लगा। 17 में नुपुर और राजेश आरुषि की अस्थियों को लेकर हरिद्वार जा रहे थे। उनके भाई दिनेश और राजेश के एक ओल्ड फ्रेंड एक एक्स डीएसपी के गौतम पूरी जगह का मुआयना कर रहे थे। जब के गौतम ने देखा टेरेस की सीढ़ियों पर धब्बे लगे हुए हैं तो उन्होंने इंस्पेक्टर से पूछा कि ये निशान क्या है, और किसी के पास भी इसका जवाब नहीं था। के गौतम ने पुलिस वालों को डांटा कि तुम लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हो। मैं ये पहले ही बोल चुका हूँ, सीढ़ियों पर खून के निशान हैं और किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता। के गौतम ने कहा हो सकता है खून ही खून कर छत से भागा होगा। पुलिस वालों ने कहा 16 मई को उन्होंने राजेश तलवार से छत की चाबी मांगी थी और राजेश छत से नीचे गया था चाबी लेने के लिए, पर वापस ही नहीं आया। बाद में वो पुलिस वाला इस बात को भूल गया। और ये बहुत अजीब है कि इंस्पेक्टर ने कभी राजेश से पूछा ही नहीं चाबी कहाँ है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा था 90% ऑफ द एविडेंसेस वेर आइदर टेम्पर्ड और डिस्ट्रॉयड। दिनेश को डर था कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट ना गई हो, तो उसने के गौतम से कहा आप कुछ करिए। के गौतम ने एसपी महेश मिश्रा को कॉल किया और कहा ये लॉक जल्द से जल्द खुल जाना चाहिए। फाइनली मिश्रा ऑफिसर्स के साथ आए और दरवाज़ा खोला और वो सभी एक साथ छत के अंदर गए और जाते ही खून के ड्रैग मार्क्स देखे और थोड़ी दूर पर उन्हें डिकम्पोज स्टेट में बॉडी मिली। ये बहुत बड़ा शॉक था। बिल्डिंग में एक और खून हुआ था। अब के गौतम जी ने सीधे राजेश और नुपुर को यहाँ बुलाया और ये जगह सबके लिए बंद करवा दी, क्योंकि इससे पहले बहुत लापरवाही हो चुकी थी और अब कोई एविडेंस नहीं मिटना चाहिए। नुपुर तलवार ने अंदर जाने से मना कर दिया और राजेश तलवार अकेले गए। राजेश ने कहा कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये आदमी कौन है। बाद में हेमराज के एक दोस्त ने आइडेंटिफाई किया कि हाँ यही हेमराज है। अब ये एक और अजीब चीज़ थी, जो आदमी तुम्हारे घर पर इतने टाइम से काम कर रहा है तुम उसको कैसे नहीं पहचान पाए। पिछले दिन की सारी डिटेल्स याद थी, पर हेमराज ने कौन से कपड़े पहने वो याद नहीं थे। अगर एक दोस्त बता पा रहा है तो तुम तो उससे रोज़ मिलते हो। टेरेस पर एक खून से सने हाथ के निशान भी थे और एक शू प्रिंट भी था जो कि 8 नंबर का था, पर पुलिस ने बस फ़ोटो ली और कुछ भी नहीं किया, जो कि ये दिखाता है पुलिस कितनी केयरलेस थी। अगर वो हैंड प्रिंट और जूते चेक किए जाते तो शायद उसी टाइम पता चल गया होता कि हेमराज को किसने मारा। जब जीवन से उनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो उन्होंने एक टीम बना ली थी नेपाल जाने के लिए, पर जैसे ही वो वहाँ जाने वाले थे उनको एक कॉल आया और सब कुछ बदल गया। कॉल पे उन्हें बताया गया कि हेमराज की डेड बॉडी मिली है। बाद में 17 दिन बाद जब इन्वेस्टिगेशन कहीं नहीं जा रही थी तब इस पूरे पार्ट को काटकर फॉरेंसिक लैब ले जाना सही समझा गया, पर तब तक देर हो चुकी थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में आया हेमराज की मौत भी सेम आरुषि जैसे हुई थी। हेमराज की बॉडी में कोई खाना नहीं पाया गया, बस 25 ml लिक्विड था। पुलिस को हेमराज के रूम से उसका खाना भी मिला जो कि उसने नहीं खाया था, मतलब उसने खाना बनाया पर खाया नहीं। ये भी सोचने वाली बात है कि कोई खाना बनाएगा उसको प्लेट में रख के ले जाएगा अपने रूम में, पर खाएगा क्यों नहीं। हेमराज की मौत भी सेम आरुषि जैसे 12 से 2 के बीच में हुई थी। अब इनिशियली ये माना जा रहा था कि नौकर मालिक की बेटी को मारकर भाग गए, पर अब सब कुछ पूरी तरह चेंज हो गया था।
अब बहुत सारी स्टोरीज़ आने लगी थी इस केस के अराउंड, मीडिया की तरफ से और पुलिस की तरफ से। पहली स्टोरी जो गुरुदर्शन जी से आई थी वो ये थी कि राजेश तलवार ने आरुषि को मारा क्योंकि उसको राजेश के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चल गया था। वो औरत जिसके साथ राजेश का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था वो थी अनीता दुरानी, जो कि तलवार को 14 साल से जानती थी और उनके साथ काम भी करती थी। आरुषि ने यह बात हेमराज को बताई और हेमराज और आरुषि करीब आए और दोनों में फिजिकल रिलेशन बनना स्टार्ट हो गए। बेसिकली कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ अ किड, जबकि आरुषि 14 साल की थी और हेमराज 45 साल का था। 16 की रात को जब नुपुर आरुषि के कमरे में गई तो उसने हेमराज और आरुषि को साथ में पकड़ लिया। इसके बाद राजेश ने गुस्से में दोनों का मर्डर कर दिया। एक और थ्योरी है, नुपुर के जाने के बाद हेमराज आरुषि के कमरे में आया और दोनों फिजिकल होने लगे। राजेश ने उनको ऐसे देख लिया और गुस्से में अपना गोल्फ क्लब लेने गया और वापस आकर दोनों के सर पर मार दिया। अब इसमें एक गलती है कि जब राजेश को गुस्सा आया और वो गुस्से में अपना गोल्फ क्लब लेने गया तो क्या हेमराज और आरुषि अपनी जगह से हिले ही नहीं, ऐसे ही बैठे हुए थे। और ये गोल्फ क्लब वाला क्लेम भी गलत था क्योंकि आरुषि के सर पर जो चोट थी वो गोल्फ क्लब से नहीं लग सकती थी। उसके सर पर स्ट्रेस फ्रैक्चर था जो कि बार बार मारने से ही हो सकता था। पुलिस ने मई 23 को राजेश को अरेस्ट कर लिया इस बेसिस पर, जो कि कह सकते हैं एक गलत मूव था पुलिस की तरफ से। पुलिस के अगेंस्ट आउटरीच बढ़ गया और केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया। राजेश तलवार 11 जुलाई 2008 को बेल पर बाहर आ गया। अब यहाँ से सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। सीबीआई की टीम में 25 मेंबर थे जिनको लीड कर रहे थे अरुण कुमार। सबसे पहले कैमरे को टेस्ट किया गया जो आरुषि को 15 तारीख की रात को दिया गया था, जिससे उसने 23 फ़ोटो खींच थी और उसमें से 18 डिलीट कर दी थी। एक पॉसिबिलिटी थी कि शायद आरुषि ने ऐसी पिक्चर्स क्लिक कर दी थी जिससे वो फंस सकती थी, पर वो फ़ोटोज़ रिकवर नहीं हो पाई और ये मान लिया गया कि आरुषि ने अपनी फ़ोटो डिलीट कर दी होगी। दूसरी चीज़ जो नोटिस की गई थी, आरुषि और नुपुर तलवार का कमरा साइड बाय साइड था, तो अगर आप दरवाज़ा बंद करके भी सोते तो ऐसा कैसे हो सकता था कि मर्डर की आवाज़ नहीं आती। राजेश तलवार ने कहा 12 बजे के सीधे बाद वो दोनों काफ़ी गहरी नींद में सो गए थे और उनके कमरे में जो एसी है वो बहुत पुराना है और उसमें से बहुत आवाज़ आती है, इसलिए उनको कमरे से बाहर किसी भी चीज़ की आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसको टेस्ट किया गया और पता चला ये सच है। एसी चलाने के बाद बाहर की कोई आवाज़ अंदर सुनाई नहीं देती। अब सीबीआई की नज़र में राजेश और नुपुर तलवार इनोसेंट लग रहे थे। अब शक गया उन लोगों पर जिनके कांटेक्ट में राजेश, नुपुर और हेमराज थे। पहला नाम आया कृष्णा का, जो कि राजेश और नुपुर के क्लिनिक में काम करता था। 13 मई को राजेश ने कृष्णा को सबके सामने डांटा था। ऐसा अज्यूम किया गया कि डांट को कृष्णा ने शायद बहुत सीरियसली लिया होगा। कृष्णा को लाई डिटेक्टर टेस्ट से गुजरना पड़ा। टेस्ट के रिजल्ट्स उतने पॉजिटिव नहीं थे और ऐसा बोला गया कि कृष्णा झूठ बोल रहा है। इसके बाद हेमराज के कमरे से और भी लोगों के सैंपल्स मिले थे, जिससे सीबीआई और भी लोगों को ढूंढने लगी और स्टोरी ये बनी उस रात कमरे में और भी लोग मौजूद थे। सीबीआई उनको फोर्स करने लगी गुनाह कबूल करने के लिए और एक एक को बुला के ऐसा बोला कि अगर तुम मान लेते हो तो सज़ा कम दी जाएगी। और पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया गया पर उससे कुछ भी बाहर नहीं निकला। इसके बाद सीबीआई को कृष्णा के घर से एक पिलो कवर मिला जिसमें खून के धब्बे थे और एक खुकरी मतलब चाकू भी मिला। घर वालों ने इस क्लेम को गलत बताया और कहा कृष्णा पूरे टाइम घर पर ही था, पर सीबीआई ने कहा कि वो बस उसको बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पिलो कवर में जो खून के धब्बे मिले थे वो हेमराज के ही थे और अब ऐसा लग रहा था कि फाइनली पता चल गया कि ये मर्डर किसने किया है। पर बाद में पता चला फॉरेंसिक टीम से लेबलिंग में गलती हो गई थी और वो ब्लड सैंपल हेमराज का नहीं था। केस इतने क्रूशियल टाइम पर इतनी बड़ी गड़बड़ के बाद अब ये केस सीबीआई की एक दूसरी यूनिट को दिया गया
जिसको लीड कर रहे थे एजीएल कॉल। एजीएल कॉल ने नई टीम बनाई और स्टार्टिंग से इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया गया और एक नई थ्योरी बनाई। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो घर के अंदर जो सैंपल मिले थे वो आरुषि के थे, हेमराज के नहीं। छत पर जो सैंपल थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, तो ये पता नहीं लगाया जा सकता कि वो सैंपल किसके थे। एजीएल कॉल ने ये मान लिया घर पर और कोई नहीं था, बस ये 4 थे। मतलब 4 में से 2 मर गए, जिनको इन्हीं 2 ने मारा है। एजीएल कॉल ने ये माना था कि हो सकता है राजेश तलवार ने आरुषि को मारा हो, पर जो इस केस का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है वो है नुपुर तलवार। नुपुर तलवार बहुत टाइम से केस को कंट्रोल कर रही है, एविडेंस मिटा रही है। वो एक बहुत शातिर औरत है। अब कोर्ट में कॉल ने एविडेंसेस बताए तलवार के अगेंस्ट। स्टोरी ये थी, इन्होंने आरुषि तलवार को हेमराज के साथ पकड़ लिया था। फिर इन्होंने आरुषि और हेमराज को मारा और उसकी बॉडी को छत पर ले गए। फिर घर को साफ़ किया भारती के आने से पहले। अपनी बेटी की इमेज बचाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी के प्राइवेट पार्ट्स ढंग से क्लीन किए। दिनेश तलवार ने भी पोस्टमार्टम के टाइम पर अपील किया था कि पोस्टमार्टम में सेक्सुअल असॉल्ट का एविडेंस खारिज हो जाना चाहिए। इन सारे क्लेम्स के बाद इनके ऊपर पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और नार्को टेस्ट हुए, पर फिर भी सब कुछ क्लीन निकला। जो एविडेंस इनके अगेंस्ट दिए गए थे उसमें से सबसे पहला था राउटर टाइमिंग्स। राउटर बंद हुआ था, पर राउटर में एक्टिविटी 3:45 तक हो रही थी और फिर सुबह 6 बजे वापस एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी। इनिशियली राजेश और नुपुर ने कहा था कि पावर कट हुआ था, पर सीबीआई ने ये प्रूव कर दिया कि कोई पावर कट नहीं हुआ था। दूसरा, भारती को कीज़ देना बस टाइम बाय करने का तरीका था, क्योंकि दरवाज़ा नुपुर भी खोल सकती थी और ऐसा नहीं था कि वो लोग नए नए थे और उनको ये चीज़ पता ही नहीं थी। दोनों ने आरुषि और हेमराज के फ़ोन घर से गायब कर दिए थे, क्योंकि इन फ़ोन में कुछ एविडेंसेस थे। फिर राजेश का घर को साफ़ करवाना एविडेंस मिटाने के लिए था। उन्होंने कहा पुलिस वालों से पूछकर ही उन्होंने ये किया था, पर पुलिस कांस्टेबल ने ये चीज़ डिनाई कर दी थी। इन्होंने आरुषि का क्रीमेशन बहुत जल्दी से करवाया। भारती मंडल में कोर्ट में कहा कि पुलिस को वैसा ही बता रही थी जैसा इन्होंने उसको सिखाया था। 26 नवंबर 2013 कोर्ट ने राजेश तलवार और नुपुर तलवार को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी, पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा एविडेंसेस कंक्लूसिव नहीं थे। उन्होंने कोर्ट को क्रिटिसाइज़ भी किया और अक्टूबर 12, 2017 को उन दोनों को जेल से छोड़ दिया गया। केस अभी भी पेंडिंग है और अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है इस केस में। इस केस में करप्शन का भी रोल हो सकता है, जिसकी मैंने बात नहीं की, पर पॉसिबिलिटी है। राजेश और नुपुर तलवार पैसे वाले थे, ये पॉसिबल है उन्होंने पैसे दिए होंगे पुलिस को। ये केस एक मिस्ट्री बनकर ही रह गया और अब आगे इसमें कुछ होता है या नहीं वो हमको पता नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ऐसी और क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।